हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की डेट है 12 सितंबर 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा आर्टिकल होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में, दूसरा डायमंड लीग ट्रॉफी के बारे में, तीसरा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, चौथा नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, पांचवा नेशनल पोषण माह और छठा और लास्ट का आर्टिकल होगा एविएशन बर्ड फ्लू। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे क्या क्या इनके अंदर है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे, और हमारे टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, जो कि है हमारा पहला आर्टिकल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। ठीक है, तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने एक योजना, एक स्कीम लॉन्च की है। अन्न से मतलब है यहाँ पे आपके दाने, दाने किसके, जैसे कि अनाज के दाने। ठीक है, और आपके चावल, गेहूं, ठीक है, और भी कई ऐसी जैसे दालें। तो ये दानों से मतलब ये अन्न, अन्न जो होता है खाने के लिए। ठीक है, कल्याण मतलब दोनों को, वेल मतलब वेलफेयर, गरीब से यहाँ तो आप जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी ने एक जो स्कीम लॉन्च की थी, ठीक है, कुछ टाइम पहले, ठीक है, जिसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, इसका एक्सटेंशन किया है। हालांकि इसे पहली बार जब वो लॉन्च किया गया था 2020 में लॉन्च किया गया था। 2020 में इसलिए लॉन्च किया गया था कि आप जानते हैं 2020 में क्या नाम आपका कोविड आ गया था। यानी कि आपका 24 मार्च को लॉकडाउन लग गया था, 24 मार्च को ही लगा था शायद। 24 मार्च को पहला जो जनता कर्फ्यू लगा, शायद 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, और फिर 24 मार्च को फुल्ली लॉकडाउन लग गया था। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो, सब कुछ पूरा देश बंद हो गया था, कोई आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो जो बेचारे गरीब लोग थे उनके लिए तो बहुत मुसीबत क्रिएट हो गई। तो उनके खाने के लिए, ताकि उन्हें दिक्कत ना हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कि गरीबों के कल्याण के लिए अन्न प्रोवाइड करना, ये ऐसी स्कीम है। तो तब चलाई गई थी खाली 3 महीने के लिए, सोच कर तो यही चलाया गया था कि फिर 3 महीने में कुछ रिकवर हो जाएंगे, कवर हो जाएगा। मतलब ये नहीं सोचा कि 3 महीने देना मैं ये सोचा गया था कि कोरोना कितना चलेगा, 3 महीने तक और चलेगा, तो इतना हम स्कीम को 3 महीने के लिए चलाते हैं। मगर कोरोना की मार अभी तक देखने को मिल रही है। अभी हम 2022 को क्रॉस करने वाले, 2022 का एंड को टच करने वाले हैं, सितंबर चल रहा है। ठीक है, मगर अभी तक कोरोना की मार देखने को मिलती है। हालांकि हम उससे उभर रहे हैं, धीरे धीरे उभर रहे हैं, काफी हद तक उभरे भी है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं आपको कोरोना के केसेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह से जो गरीब लोग हैं, पीड़ित लोग देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहली बार इसे आपका 3 महीने के लिए लॉन्च किया गया। कब? अप्रैल जून के मंथ में, यानी कि 2020 में जब कोरोना आया। क्योंकि मार्च में तो कोरोना आ गया, तो अप्रैल में इसे लॉन्च कर दिया गया गरीबों को खाना और अन्न देने के लिए, क्योंकि सबकी तो एक्टिविटी बंद। तो अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, फिर इसका क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लगा कि भाई देखो 3 महीने के लिए हम देंगे, वो स्कीम को लॉन्च करेंगे, तो इससे तो काम पूरा चलेगा नहीं, क्योंकि कोरोना तो अभी है, लॉकडाउन तो अभी खोल नहीं सकते, क्योंकि लॉकडाउन तो लंबे टाइम तक रहा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो उतनी हो नहीं रही थी। तो इसको एक्सटेंड करना पड़ा। तो अब ये एक्सटेंड होते 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 अभी तक चल रही है। तो अब अभी ये क्या है, सिक्स फेज के लिए एक्सटेंड कर दी गई। कब तक? ये एंडिंग सितंबर 2022, यानी कि अभी सितंबर चल रहा है ना, सितंबर का जो एंड होगा, उसका जो एंड होगा वो सिक्स फेज होगा इसका। ठीक है, तो इसका सिक्स फेज को मतलब सिक्स फेज में एंड हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि एक्सटेंशन ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण बियॉन्ड सितंबर 30, यानी कि सितंबर 30 के लिए, सितंबर 30 को ये एंड हो जाएगी। तो सितंबर 30 के बाद इसका फिर से एक्सटेंशन हो जाएगा 3 महीने के लिए, जितनी टाइम की भी ये होगी। तो यही चीज में बोला गया है। तो इसमें क्या था कि इनिशियली नाउ फॉर द 3 मंथ कोविड, जो कोविड से जो डिस्टेंस पर्सन है उनको वो देने के लिए। ठीक है, कई बार इसका एक्सटेंशन हुआ। ठीक है, अब इसमें रिलीफ पैकेज कितने का अनाउंस किया गया, 1,70,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज इसमें प्रोवाइड किया गया। इसका पर्पज यही था कि उन जो गरीबतर लोग है एकदम, उन लोगों के पास खाना मुहैया कराया जाए, दाल, राशन, चावल,
थोड़ा बहुत पैसा, क्योंकि पैसा भी तो चाहिए। अब ठीक है, खाने को आपने दे, पर दवाई-ववाई तो खाने से नहीं आएगी ना। दवाइयाँ दु मेडिकल स्टोर पे जाकर तो आप बोल नहीं सकते ना, लो आधी किलो चावल ले लो और मुझे दवाइयाँ दे दो। तो पैसा भी चाहिए, ठीक है? तो पैसा भी प्रोवाइड किया गया इसमें। तो यहाँ पे लिखा है ना कि फूड प्रोवाइड किया गया और मनी प्रोवाइड की गई इन हैंड। ऐसा नहीं कि भई आपका वो क्या नाम ये किसी के थ्रू भेज दिया, तो हाथों में दी गई, उनके अकाउंट में दी गई, हाथों में दी गई पैसा, जिससे कि उनकी बाइंग एसेंशियल सप्लाई, यानी कि उनकी एसेंशियल सप्लाई की बाई करने में कोई डिफिकल्टी क्रिएट ना हो, अपनी एसेंशियल नीड को कंप्लीट कर सके। हालांकि थोड़ा स्लाइड पे ज्यादा बोल दिया, आगे बढ़ते हैं। इसके बेनिफिट यही थे कि भाई देखो, अब जो स्कीम चला गई इसमें 50 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया गया हर एक हेल्थ वर्कर को। आप देख रहे थे जो कोविड वॉरियर्स थे वो आपका क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे फ्रंट लाइन पे आके। वो बहुत ज्यादा मतलब आपके आहत हुए, आहत क्या हुए, उनको ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। देखो पहुंचा तो सभी को नुकसान, पर जो बिल्कुल ही टच में थे कोविड के, उन्हीं को नुकसान पहुंचेगा। नहीं तो गरीब लोग टच में थे, या वो थे आपके हेल्थ वर्कर टच में थे, ठीक है? तो इन्हीं को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। तो काफी लोगों की दुखद मौत भी हुई। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50 लाख पर हेल्थ वर्कर का क्या किया, इंश्योरेंस कवर रख दिया कि अगर ऐसी कोई क्षति, ऐसी कोई फैटेलिटी, ऐसी कोई कैजुअलिटी होती है कोविड वॉरियर के साथ, तो उसके लिए इसको इसी स्कीम में गरीब कल्याण योजना में 50 लाख पर हेल्थ वर्कर का इंश्योरेंस कवर दिया गया, और उन्हें दिए भी गए पैसे, जिसमें से 80 करोड़ पीपल, जो कि अब यहाँ पे देखो कवरेज बताया जा रहा है कितने कितने लोगों को कितना लाभ मिला। 80 करोड़ पीपल्स को, 80 करोड़ गरीबों को 5 केजी व्हीट या राइस, व्हीट मीन्स अनाज और राइस तो चावल, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप भी सोचते होंगे छोटी छोटे उसका मतलब बताने लगता है। पर जो पढ़ाते हैं ना उनके साथ प्रॉब्लम यही होती है, वो हर चीज को ऐसे ओपनली और मतलब एकदम समझाना चाहते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और 1 केजी आपका क्या दिया गया, 1 केजी आपके दालें दी गई। अब दालें जिसको जो पसंद है, जैसे कि आपकी अरहर की हुई, तूर की हुई, ठीक है, मलका हुई, मसूर हुई, जो भी आपकी वो हुई क्या नाम, चने की दाल, तो जो भी है फ्री दी गई। हर एक महीने दी जाती थी और 3 महीने तक के लिए दी गई। तो अब 3 महीने तो काफी नहीं थे ना, तो उसको एक्सटेंड किया गया, ठीक है? फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए गए और सभी जितने बेनिफिट सभी दिए गए, पर उनको जो टारगेटेड थे, टारगेटेड से मतलब यहाँ पर वे हो गए कि भाई ऐसा नहीं कि कोई अमीर आदमी लाभ ले रहा है, इसका अमीर आदमी जो मतलब जैसे कि होते हैं कई मिडिल मैन होते हैं, वो गरीब दिखा के अपने आप को उस स्कीम का लाभ ले रहे हैं और उसको इकट्ठा करके और वो बेच रहे हैं, या मतलब एक तरह से कहीं पे सीपेज नहीं दिखा, लीकेज इस तरह का वो खत्म करने के लिए, इस तरह का उसका मिस यूज रोकने के लिए टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की यूज किया कि जो कि अंत्योदय अन्न योजना के अंदर यूज किया जा रहा था, ठीक है? वो भी स्कीम इसी के अंदर इंक्लूड कर ली गई, ठीक है? कि अंत्योदय अन्न योजना जो है, अन्न योजना जो है उसके अंदर क्या है कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड को ही राशन कार्ड, जिसके पास था, अब राशन कार्ड तो उन्हीं का ही बना हुआ था जनरली, जो बिल्कुल गरीब थे। अब जो अमीर आदमी हो तो उतना राशन कार्ड बनाता नहीं, उसको तो जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि राशन की जरूरत किसको पड़ेगी, राशन, राशन का मतलब क्या है कि गरीब लोगों के लिए वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स जो कि उसको पर मंथ या पर डे चाहिए, तो वो राशन होता है। गरीबों के लिए, वो अमीरों के लिए तो कोई राशन ऐसा होता नहीं है, मतलब मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ। मतलब राशन कार्ड की जरूरत किसको पड़ती है, गरीब को। अमीर के पास राशन कार्ड नहीं मिलेगा, गरीब के पास राशन कार्ड मिला। तो राशन कार्ड होल्डर जो थे उनको ही ये आपका दिया गया, ठीक है? अब 20 करोड़ जो औरतें थी जिनका जनधन अकाउंट था, उनको क्या एक आसान हो गया कि 20 करोड़ जो गरीब औरतें थी, ठीक है, जो गरीब फैमिली थी या गरीब, उन्हें उनके अकाउंट में क्या 500 रुपए पर मंथ आपके 3 महीने तक दिए गए। अब गरीब इसकी औरतों की अकाउंट में क्यों दिए गए, क्योंकि औरतों के अकाउंट में इसलिए दिए गए क्योंकि आदमी का अकाउंट में देने का ये डर होता था कि वो दारू में पी जाएगा और भी कई चीजों में खर्च कर देगा, अपने हाथ में कब्जा लेगा, औरत को नहीं देगा, जबकि औरत तो दारू पिएगी नहीं। मतलब मैक्सिमम केसेस में अगर आपकी 100 वुमेन्स को ले, 100 वुमेन्स में से मान लीजिए 98% या 95% औरत तो दारू पिएगी नहीं, तो अपने बच्चों की पढ़ाई पे, अपने बच्चों की हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे खर्च करेगी उस 500 रुपए को। तो इस वजह से कि औरत के उसमें दिए गए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा डायमंड लीग ट्रॉफी के बारे में। देखिए कुछ लोग क्या है ना, हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए बने हुए होते हैं, ठीक है? कुछ लोग जो है आपका भसड़ मचाने के लिए बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे दो कैटेगरी डिवाइड कर लो। कुछ लोग हिस्ट्री जो क्रिएट करते हैं, वो लोग जो हमेशा हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, उनमें से एक नाम है हमारा नीरज चोपड़ा का। ये हरियाणा के लड़के हैं, ठीक है? हरियाणा तो फेमस ही आपका पूरा एक, वहां पे तो स्पोर्ट कल्चर है जो हरियाणा हमारा क्या नाम
भारत देश का एक स्टेट है, ठीक है? तो वो स्पोर्ट्स कल्चर के लिए फेमस है। तो वो हरियाणा के लड़के हैं, नीरज चोपड़ा, बहुत ही कम उम्र के। इन्होंने अभी क्या हुआ कि एक डायमंड लीग हो रही थी, डायमंड लीग 2022 हो रहा था, उसका फाइनल हुआ, उसे जीत लिया है। ठीक है, उसमें फाइनलिस्ट रहे और इन्होंने इसकी ट्रॉफी को जीत लिया, जो कि जूरिक में हो रही थी। जूरिक कहाँ है? स्विट्जरलैंड का एक शहर है, एक बड़ा शहर है जूरिक, स्विट्जरलैंड का। तो वहां पे ये हो रही थी। तो इसमें लिखा है ओलंपिक चैंपियन, क्योंकि ओलंपिक में वो रहे, चैंपियन रहे। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। अब हिस्ट्री कैसे क्रिएट किया? आप बोलोगे हिस्ट्री क्रिएट कर, क्योंकि हिस्ट्री इसलिए क्रिएट की, अभी तक डायमंड लीग ट्रॉफी किसी इंडियन ने नहीं जीती थी। ऐसे तो ये जीतते ही आ रहे थे, ये तो बहुत सालों से सेलिब्रेट होती आ रही है डायमंड लीग ट्रॉफी तो, मगर अभी तक किसी इंडियन ने नहीं जीती थी। मगर पहली बार आपके नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग ट्रॉफी को जीत लिया है, इंडिया के नाम क्या है, तो इसलिए हिस्ट्री बन गई ना, हिस्ट्री में आ गया ना इंडिया। ठीक है, तो इस वजह से हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो इसलिए मैंने बोला कुछ लोग हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए बने होते हैं। तो ये लड़का हिस्ट्री क्रिएशन में ही मतलब अपना इतना बड़ा पार्टिसिपेशन दे रहा है। ठीक है, अब बढ़ते आगे। तो ये जो आपकी डायमंड ट्रॉफी थी, इन्होंने कितना ये अपना वो मार्क किया, जो ज्वेलिंग थ्रो में कितना मार्क किया, 88.44, इतने मीटर इन्होंने अपना जो भाला है वो फेंका। ठीक है, जबकि अभी जो यहाँ पे हो रहा था कॉमनवेल्थ गेम जो हो रहे थे, उसमें कितना फेंका था इन्होंने, आपको शायद ध्यान, 80.13 शायद इतना फेंका था, इतने मीटर फेंका था। तो इन्होंने अपना जो प्रीवियस रिकॉर्ड था उसको ब्रेक कर दिया। मगर अभी जो एशियन ये गेम हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें खेल नहीं पाए। वर्ल्ड जो अभी गेम हो रहे थे, इसमें ये एशियन गेम्स में खेल नहीं पाए थे, क्योंकि शायद एशियन ही थे ना अभी जो हुए थे। ठीक है, हो सकता है मैं कंफ्यूज हूँ, तो उसमें अभी खेल नहीं पाते क्योंकि इंजर्ड थे। जिसमें पाकिस्तान के नदीम शायद उनका नाम था, उन्होंने ये ज्वेलिंग थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। तो उसमें ये खेल नहीं पाए थे, सॉरी, कॉमनवेल्थ गेम्स में। हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं खेल पाए थे, सॉरी सॉरी। कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे उसमें नहीं खेल पाए थे ये। ठीक है, तो अभी जो 2022 के हुए थे, और इन्होंने जो, हाँ, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स खेला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये पहले इंडियन बन गए जिन्होंने डायमंड ट्रॉफी को जीत लिया है। ठीक है, अब जो इन्होंने ओलंपिक गोल्ड 2021 में जीता था, एशियन गेम्स में गोल्ड 2018 में जीता था, कॉमनवेल्थ में गेम जो हुए थे गोल्ड जीता था उसमें, और वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें इन्होंने 2022 में अभी सिल्वर जीता था। सिल्वर से ही ना संतोष करना पड़ा, मतलब सेकंड नंबर पे रहे। ठीक है, डायमंड ट्रॉफी की अगर वर्थ की बात की जाए, ये रहा देखो डायमंड, इसकी कितनी वर्थ है, कि ये ट्रॉफी कितनी वर्थ है, इसकी वर्थ है 30,000 US डॉलर। अगर इसे हम पैसे में कन्वर्ट करें तो शायद कितना आ जाएगा, अभी कितना है, 79.655 शायद ऐसा है। इसे अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे हिसाब से 23,90,000 के लगभग पैसा, इतने रुपए आ जाएंगे, इंडियन रुपी 23,90,000 के लगभग। ठीक है, तो इतना आ जाए, इसकी इतनी कीमत है, तो इनके नाम हो गए तो 23,90,000, यानी कि 24 लाख तो इनके पास आ ही गए, और तो स्टेट गवर्नमेंट अलग से देगी। मतलब पैसा ही पैसा है, नाम का नाम है, और मेहनत का ही, और देश का नाम हो रहा है। खैर, वो चीज है। तो ये क्या है, वाइल्ड, और दूसरी चीज इन्हें एक अच्छी चीज हुई, इन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री भी मिल गई। वाइल्ड कार्ड एंट्री वो चीज होती है कि आप खेल में पार्टिसिपेट करो ना करो, उसके क्वालिफाई करो ना करो, ठीक है, गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा ना पहले, कि आप किसी लीग में हो नहीं हो, क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको पार्टिसिपेट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको वाइल्ड कार्ड अगर मिल गया, वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई, तो आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी कि आपको, जैसे कि क्रिकेट मैच में होता है तो ग्रुप्स टीम डिवाइड की जाती है, ABCD, तो उनके बीच उसमें क्या है ना, क्वालिफाइंग मुकाबले होते हैं कि क्वालिफाई करेगी, अब ये उसमें जाएगी, प्री फाइनल में जाएगी, क्वार्टर फाइनल में जाएगी, सेमीफाइनल में जाएगी। तो पहले तो क्वालिफाई करना पड़ेगा ना उस खेल को खेलने के लिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिफाइंग गेम्स नहीं खेलने पड़ेंगे, तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। तो उसी को बोलते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री। किसमें? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है। कहाँ पे? जो बुडापेस्ट हंगरी में होंगे। ठीक है, ये था। आगे बढ़ते अब डायमंड लीग के बारे में जान लेते हैं। डायमंड लीग जो है, ये आपका टॉप एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। इसमें बड़े बड़े एथलेटिक्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि पहले किस नाम से जानी जाती थी, वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जानी जाती थी, मगर इसका नाम चेंज करके आपका क्या कर दिया, डायमंड लीग कर दिया। ठीक है, या डायमंड लीग लीग ट्रॉफी कर दिया, DLT बोल दो। ये 2010 में फाउंडेड की गई थी। इसमें 32 इवेंट होती है, यानी 32 इवेंट्स, मतलब
डिफरेंट डिफरेंट वो होती है इसमें खेल, तो 32 आपके वो होंगी इवेंट्स। ठीक है, इसका पर्पज यही होता है कि जो IAAF गोल्डन लीग थी उसको रिप्लेस करना। ठीक है। ठीक है, IAAF क्या है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ, क्या हो गया, इंटरनेशनल एसोसिएशन। ठीक है, ये आपका सॉरी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन गोल्ड लीग। ठीक है, तो ये है इसका। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये इसको एक तरह से ये पर्पज यही है कि आपको जो ये लीग थी इसको रिप्लेस करना। ठीक, उसके बाद क्या है कि ये वांडा जो ग्रुप है उसके साथ एग्रीमेंट हुआ था इसको इफेक्ट में लाने के लिए, यही सब है इसका। ये क्या करता है कि एक तरह से आपके जो एथलीट्स होते हैं उनको एक्सपोजर मिलता है, उनकी स्पिरिट को बूस्ट करता है, यही सब है इसमें। ठीक है, रशिया को इसमें नहीं इंक्लूड किया गया क्योंकि वो यूक्रेन में बिजी है। ठीक है, और आपका डायमंड लीग जो 2022 है उसका 13वां सेशन अभी कंडक्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला आर्टिकल है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में। देखिए हमारे जो प्रेसिडेंट है ये, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने अभी क्या किया है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च किया है। इसका ये विजन है कि सभी जो कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स है, कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स मतलब जैसे एनजीओ हो गए, कोऑपरेटिव्स हो गए, ठीक है, और भी जितने भी आपके जैसे कि फैमिली मेंबर्स हो गए, और और भी कई सारे चीजें, उनको सबको एक साथ लाना ताकि वो इनके टीबी की ट्रीटमेंट में सपोर्ट कर सके। इस तरह से एक तरह से कंट्री की जो टीबी को रिमूव करने में एक तरह से प्रोग्रेस मिलेगी, एक्सीलरेशन मिलेगा कंट्री को। ठीक है, अब इसका यही होगा काम कि 2025 तक हमें क्या करना है, टीबी को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, ये इसमें बोला गया है। इसके कंपोनेंट्स को जान लेते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो है निक्षय मित्रा इनिशिएटिव। निक्षय मित्रा इनिशिएटिव एक तरह का अभियान है जिसका काम ये होगा, एक तरह का पोर्टल जिसका काम ये होगा, जो भी डोनर है, डोनर मतलब किसी भी तरह की हेल्प करना चाहते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, जैसे कि पैसे की हेल्प, सबसे बड़ी तो पैसे की हेल्प है, और किसी भी तरह की है, तो इस प्लेटफॉर्म पर जाके वो अपने आप की मतलब हेल्प को वो कर सकते हैं, इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, टीबी के जो पेशेंट इलाज करा रहे हैं। ठीक है, अब ये 3 प्रोन स्ट्रेटेजी इसकी है। 3 पॉइंट सपोर्ट आप दे सकते हो। 3 पॉइंट स्ट्रेटेजी कैसे, एक तो आप न्यूट्रिशनल हेल्प दे सकते हो, दूसरा आपको डायग्नोस्टिक हेल्प दी जा सकती है, तीसरा आपकी वोकेशनल सपोर्ट दी जा सकती है। वोकेशनल सपोर्ट किसको मिलेगी, जो इसके टीबी पेशेंट के फैमिली मेंबर्स होंगे। अब देखो कई बार ऐसा होता है जो टीबी पेशेंट होता है वही घर में अकेला एक ब्रेड विनर होता है, ब्रेड अर्नर होता है, कि वही कमा रहा होता है पूरे घर के लिए मतलब पैसे। तो अगर वही बीमार पड़ जाएगा तो घर के खाने खर्चे को कहाँ से आएगा, अब जब घर का खाना खर्चा नहीं मिलेगा तो कैसे होगा, तो इसलिए कहीं ना कहीं से सपोर्ट आनी है। अब उनके पास अगर स्किल नहीं है तो कहाँ से जाके काम करेंगे, तो इसलिए उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो कोई काम में इंडल्ज हो सके, तो ये हो गया। ठीक है, और जो टीबी पेशेंट होते हैं उनको न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि इनकी जो वो होती है आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत वीक हो जाती है, इसलिए उनको न्यूट्रिशन की जरूरत ज्यादा होती है। ठीक है, अब जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, एनजीओ है, उनको क्या है ना, इन्हें एडॉप्ट करना होगा, तो यही सब इसमें बोला गया है। तो इस स्कीम के अंडर कोई भी इंडिविजुअल्स आदमी, जैसे कि आप हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, या कोई एनजीओ हो सकती है, या कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं, वो टीबी पेशेंट को एडॉप्ट कर ले, एक को करे, 10 को करे, 50 को करे, 100 को करे, ये कहे जिसकी जितनी कैपेसिटी है। अगर मैं एक पेशेंट को एडॉप्ट करता हूँ कि हाँ मैं इसका इलाज कराऊंगा, अब देखो इलाज में कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगता जैसे कैंसर पेशेंट के उसमें लगता है। तो जैसे कि अब टीबी पेशेंट के उसमें कोर्स होता है कि आपकी कोर्स है, दवाई है, बस उनका ध्यान रखना है और टाइम टू टाइम लेते रहो, कोर्स कंप्लीट करे, तो उससे क्या है, ये ठीक की जा सकती है, क्योरेबल है, टीबी आपकी क्योरेबल है। ये सपोर्ट 1 से 3 साल तक के लिए आप दे सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन फूड कौन कौन से दिए जाते हैं, जैसे सीरियल्स दिए जाते हैं, वो आपके एडल्ट को 3 केजी, चिल्ड्रंस को 2 केजी, पल्स 1.5 केजी और 1 केजी, वेजिटेबल कुकिंग ऑयल आपका 250 ग्राम एडल्ट को, 150 ग्राम आपका चिल्ड्रंस को। अब जो मिल्क पाउडर दिया जाता है 1 केजी दिया जाता है, जबकि आपका मिल्क लिक्विड दिया जाता है 6 लीटर, और ग्राउंड नट जो दिया जाता है 1 केजी, ये आपका 750 ग्राम, 3.5 लीटर और 0.7 ग्राम आपको चिल्ड्रन के लिए जाएगा। ठीक है, दूसरा आपके अगर एग्स ऑप्शनल है, इसमें देने को दे सकते हो, नहीं तो नहीं भी दे सकते, मतलब ऑप्शन रखा हुआ है। 30 एग, ये मंथली है, मंथली बास्केट है ये आपकी, ऐसे नहीं कि एक दिन की, मंथली बास्केट है। ठीक है, तो 30 एग्स आपके हो गए, और ये
TCX इसको क्या नाम चिल्ड्रन को हो गए। सिग्निफिकेंस इसका ये हो कि वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी उनको, जो फैमिली मेंबर्स है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, तो यही सब इसमें बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते अब टीबी के बारे में जान लेते हैं। तो हमने इसका वो जाना कि भाई क्या क्या इसके अंदर प्रावधान किए गए हैं। टीबी की बात करें इंडिया की, कि लगभग 20 से 25 लाख टीबी के केस हर साल देखने को मिलते हैं, जिसमें 4 लाख लोग मर जाते हैं हर साल। ठीक है, लगभग 13.5 लाख टीबी की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, 13.5 लाख लोग, यानी कि लगभग आधे, आधे से थोड़े ज्यादा लोग टीबी का, जो टीबी के पेशेंट है वो ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, यानी कि सभी लोगों का नहीं चल रहा है। ये तो वो केसेस है जो न्यूज में आ गए, जिन्होंने आगे बढ़ के बताया। कई लोग तो बताते नहीं है ना, उन्हें डर लगता है कि हमसे लोग मिलना छोड़ देंगे, हमसे बात करना छोड़ देंगे, हमसे हमें यानी कि लोगों का तिरस्कार सहना पड़ेगा, और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो आधे तो लोग बताते नहीं है, और आधे लोगों को पता नहीं लगता है, और आधे लोगों को पता लग जाता है तो वो बस उसको इग्नोर करते रहते हैं कि ठीक है, हो जाएगी ऐसी, इधर उधर से दवा खा लेते हैं। जिसमें से 9.62 लाख, 13.5 में से 62 लाख जो है ये कंसेंट दे चुके हैं कि अडॉप्ट कर चुके हैं इस इनिशिएटिव को। तो ये सब इसमें बोला है। कोज क्या है? कोज इसका एक बैक्टीरिया होता है। देखो यहाँ पे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इसमें पूछा जाता है कि किसकी वजह से होता है, तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। जो बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसका नाम होता है बैक्टीरिया का। तो ये आपके लंग्स को अफेक्ट करता है। अब वो क्वेश्चन यहाँ पे एक ही क्रिएट हो जाता है, क्या ये लंग्स को ही इफेक्ट करता है? अगर टीबी हो जाएगी, टीबी किस चीज से रिलेटेड, लंग्स से है या अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी से है? तो अ, अब यहाँ पे ये मत टिक कर आना कि लंग्स को ही इफेक्ट करेगा, नहीं नहीं, लंग्स को तो करता ही है। जनरली जनरली ये लंग्स को करता है, मगर ऐसा नहीं है लंग्स को करेगा, ये बॉडी के और भी पार्ट्स को भी अफेक्ट अफेक्ट करता है। तो ये दो तरह का हो गया। एक तो आपका लंग्स रिलेटेड आपकी टीबी हो गई, और एक नॉन लंग्स रिलेटेड टीबी हो गई। ठीक है ना, तो दो तरह की टीबी होती है। ठीक, तो यहाँ पर ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन इसका एयर के थ्रू होता है। आदमी, आप मेरे बगल में खड़े हो, भगवान अगर मुझे टीबी, अगर टीबी है, मैं खांस रहा हूँ, तो मेरे जो आपके पार्टिकल्स है जो मुंह से निकलेंगे हवा के साथ, वो आपके अंदर चले जाएंगे। आप इनहेल करोगे तो आपको भी चांस हो जाएंगे टीबी होने के। तो कफ करने से, स्नीज करने, छींकने से, थूकने से, अगर जब थूकोगे तो उसमें टीबी का बैक्टीरिया रहेगा, तो जो भी कोई उसके टच में आएगा या हवा के थ्रू, तो वो आपके लंग्स में चला जाएगा। इनहेल करने से, जम्स इनहेल करोगे तो आपको भी लंग्स में जाने के बाद टीबी हो जाएगी। तो ये टीबी का जो इन्फेक्शन है, ये आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बैक्टीरिया के थ्रू आपका वो करता है। और जरूरी नहीं है, देखो मैक्सिमम लोग को टीबी नहीं होती पूरी जिंदगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर टीबी का बैक्टीरिया नहीं है। टीबी का बैक्टीरिया आपको कई सालों तक आपके अंदर लेटेंट, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। मेरे अभी टीबी नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर टीबी का बैक्टीरिया नहीं होगा। वो चांसेस है, काफी चांस रहता है कि बैक्टीरिया होगा, मगर वो एक्टिव नहीं हुआ है। हो सकता है पूरी जिंदगी एक्टिव ना हो सकता है बुढ़ापे में आके एक्टिव हो जाए, हो सकता है मैं 40-45 साल की उम्र में एक्टिवेट हो जाए, तो ऐसा होता है। तो जो लोग ये सोचते हैं हमारे अंदर टीबी का बैक्टीरिया नहीं है, तो नहीं नहीं, इस भूल में मत रहना। ज्यादा चांस होता है होने की, क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो वहां पर तो वो ऐसा बहुत कम पॉसिबल है कि बैक्टीरिया अंदर ना हो, बस हाँ ये है वो एक्टिव नहीं हुआ है। तो हम बहुत बुरे एनवायरनमेंट में जीते हैं। इन्फेक्शन कैन डेवलप इनटू टीबी, वही सब इसमें बोला गया है। जब आपका इम्यून सिस्टम एकदम वीक हो जाएगा, तब ये डेवलप हो जाएगा। ये आपने देख ही रहो कि क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। फीवर आता है, फैटिग होती है, वेट लॉस होता है, आपको कफ रहती है, कभी कभी आपके कफ में ब्लड आता है, और रात में आपको पसीने भी आते हैं। तो ये सब इसमें बोला गया है। सिम्टम्स माइल्ड भी हो सकते हैं, सीवियर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सब इसमें बोला गया। और न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब आपकी टीबी हो जाती है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाए। इसका डायग्नोसिस यही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये सिम्टम्स है, तो भाई जांच करा, जांच का चेस्ट एक्सरे होता है, आपका जो स्पुटम होता है, जो मतलब आपका खकार जिसे बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, जब मलगम होता है उसको सैंपल दे, आपका थूक होता है उसकी जांच कराए। तो ये टीका भी होता है, टीका लगवा सकते हो। जो नॉन लंग टीबी डिसीज होती है, वो सैंपल्स अफेक्ट होगा दूसरे बॉडी फ्लूइड्स को या टिश्यूज को अफेक्ट करेगा, ये आपके लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे तो जो आपकी लंग्स टीबी है वो आपके अफेक्ट करेगी लंग्स को, और जो नॉन लंग टीबी है आपके बॉडी फ्लूइड्स को अफेक्ट करेगी, उसमें जाकर मिक्स हो जाएगा, टिश्यूज को अफेक्ट करेगी। तो बहुत सारी बीमारियां, मतलब दूसरी तरह से बीमार। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर यूपीएससी क्वेश्चन ये पूछ ले क्या लंग्स को ही अफेक्ट करते हैं, तो वहां पे ये नहीं करके आना कि हाँ जी लंग्स को ही अफेक्ट करते, नहीं, ये आपकी दूसरी और भी कई पार्ट को भी अफेक्ट कर सकती है। जो डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड किया है इसका टेस्ट, वो रैपिड मोलिकुलर
अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट को रिकमेंड किया है, इनिशियल टेस्ट जो है, ठीक है, अगर किसी के अंदर साइंस ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। और आपका स्पुटम का जो इस है वो माइक्रोस्कोपी करनी या चेस्ट एक्सरे करना, यही सब इसमें है। ट्रीटमेंट इसका ये है कि टीबी इन्फेक्शन है या डिसीज है, वो क्योरेबल तो है एंटीबायोटिक्स का यूज करके, अगर आपको जल्दी पता लग जाता है। अगर आप थर्ड स्टेज में पहुंच जाते हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। ये 6 महीने का इसका कोर्स होता है, 4 एंटीबायोटिक्स आपको टैबलेट खानी पड़ती है, जिसमें से कॉमन ड्रग्स के नाम वो क्या है, रिफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड, ठीक है, दो नाम है, रिफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड। जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है, ये तो आपकी फर्स्ट स्टेज वाली। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में क्या होता है कि आपकी ड्रग रेजिस्टेंट की जो आपकी ये कॉमन ड्रग्स है, ठीक है, स्टैंडर्ड ड्रग कह लो, उनका असर होना खत्म हो जाता है बैक्टीरिया पे, तो आपको और डोज बढ़ानी पड़ती है। तो आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट हो जाता है, तो इसके लिए कौन सी दवाई देनी पड़ती है, ब्यूडाक्विलाइन देनी पड़ती है, बीडाक्विलाइन देनी पड़ती है। इन्फेक्शन अगर आपको हो गया तो वही है कि ये डिसीज का आपका शुरुआत हो गई, तो इसका इलाज जल्दी कराना चाहिए, ठीक है। इसके एफर्ट्स क्या लिए ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम एंड रिपोर्ट है, 1+1 इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क फॉर टीबी बाय डब्ल्यूएचओ, एंडिंग द टीबी एपिडेमिक। देखो, ग्लोबल लेवल पर तो 2030 तक आपको खत्म करने को कहा गया है। किसके अंडर, जो टारगेट है हमारा हेल्थ का, टारगेट 3.0 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, मॉस्को डिक्लेरेशन बाय टू एंड टीबी, ठीक है, तो ग्लोबल लेवल पे है। जबकि इंडिया में इसे 2030 का था टारगेट, तो ग्लोबल का, इंडिया में इसे 2025 तक का कर दिया कि हमें 2025 तक टीबी एलिमिनेट करनी है हमारे इंडिया से, ठीक है। टीबी फ्री इंडिया बाय 2025, यानी कि टीबी मुक्त भारत अभियान यही है कि 2025 तक। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें टीके लगाए जाते हैं टीबी वीबी को, खसरे के और पोलियो वोलियो के, उसी के अंदर आते हैं सारे, जो बचपन से ही लगाए जाते हैं, ठीक है। रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, किसके अंदर आता है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आता है, ठीक है। और निक्षय पोर्टल, जिस पे आपका पूरा ब्यौरा होता है इस चीज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी के को, यहाँ पर कोऑपरेशन मतलब कोई सहकारिता, जो आपके सहकारी बैंक नहीं खुले होते, कोऑपरेटिव्स खुले होते हैं, जैसे कि आपकी खाद की कोऑपरेटिव है, चीनी की कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव मिल खुले होते हैं, जहाँ पे कई सारे किसान एक साथ आते हैं, वही खुद के मालिक होते हैं, हर किसान अपना खुद का मालिक होता है, वो बराबर के हकदार होते हैं हर चीज के, कि भाई हम किसी को अपनी फसल नहीं देंगे, हम खुद एक ऐसा कोऑपरेटिव बनाएंगे, एक ऐसी संस्था बनाएंगे जहाँ पे किसान आके अपना, किसान जो प्रोड्यूस कर रहा है वो दर्ज कराएगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी प्राइस होगा वो उसको मिल जाएगा, और हम ही अपनी फसल को बेचेंगे, ठीक है, मार्केट में। इस तरह की कोऑपरेशन बनती है। तो एक टर्म आएगा सहकार, सहकार से मतलब कोऑपरेशन है, तो यहाँ पे एक टर्म उछला, एक फ्रेज उछली, सहकार से समृद्धि, समृद्धि से मतलब प्रोस्पेरिटी होती है, सहकार मतलब कोऑपरेशन, तो कोऑपरेशन से क्या आएगी, प्रोस्पेरिटी आती है, और जो कि एक अच्छा टर्म है, सहकार से समृद्धि, ठीक है। कि आप किसी भी चीज में कोऑपरेशन दिखाते हो तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे तो प्रोस्पेरिटी आएगी ना। तो जो आपका नेशनल कोऑपरेशन सम्मेलन था, नेशनल सहकारिता मिशन सम्मेलन जो हुआ है, कमेटी हुई है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 47 मेंबर की कमेटी गठित की है, जिसे हेड करेंगी, जिसकी चेयरमैन होंगे कौन, हमारे जो पुराने पहले यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे सुरेश प्रभु, वो इसके चेयरमैन होंगे, जो कि एक नई नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करेंगे, उस पर काम करेंगे, क्योंकि अभी कोऑपरेटिव्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगर प्रोस्पेरिटी लानी है आपको, किसानों की हेल्थ में उनकी इनकम को डबल करना है, और उनको कई सारी दुविधाओं से उभारना है, क्योंकि उनके मैक्सिमम तो यही है ना कि जो हमारी वो चीजें हो रही है कि भाई आड़ती बीच में आ जाते हैं, बहुत सारी इशू, जब हम इसे डिस्कस करेंगे तो तब और डीपली करेंगे। पॉलिसी का यही है कि ये आपका क्या करेगी, जो गवर्नमेंट का विजन है उसको अचीव करने की कोशिश करेगी। कौन सा विजन, सहकार से समृद्धि, कि आपके कोऑपरेटिव्स खड़ी करो और लोगों की जीवन में क्या लाओ, प्रोस्पेरिटी लेके आओ। तो इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच को अपनाया जा रहा है, सभी को लेके चला जा रहा है, हर एंगल पे ध्यान दिया जा रहा है, उसको बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच। इसमें क्या क्या, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को उपवार्ड लेकर आना, ऊपर उठाना है। तो यहाँ पे ध्यान किस चीज पे दिया गया, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, यानी कि जो आपकी मुख्य एग्रीकल्चर, जो किसानों को और किसानों के लिए और किसानों की फसलों के लिए, किसानों के आपके जो होते इनपुट्स के लिए क्या क्रेडिट देती है, लोन देती है, उन सोसाइटीज को ऊपर उठाना है, ताकि किसानों को लोन मिल सके, किसानों को अपनी फसल के लिए इंश्योरेंस कवर मिल सके, उन्हें लाभ मिल सके, ठीक है, उनकी फसल पे इंश्योरेंस मिल सके, तो उसको उपवार अपवार्ड उठाना है। इनको शॉर्ट फॉर्म में पैक्स भी बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको फुलफिल करता है क्या, न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है, ये इसका ये मैंडेट है कि इनको कोऑपरेटिव्स के
मूवमेंट को स्ट्रेंथन करेगी, एक तरह का कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया गया। जैसे कि आपका जन आंदोलन चलता है ना, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, जैसे आपका नेशनल मूवमेंट चले थे, बड़े-बड़े मूवमेंट, कोऑपरेटिव मूवमेंट चला था, नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट चला था, ठीक है? आपका नमक का आंदोलन चला था, 60 लो वो जो 60 लो ब्रेक किया गया था। तो इस तरह से दांडी मार्च जो इस तरह के जो बड़े-बड़े आंदोलन थे, ठीक है? उस तरह का ये ऐसा कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाना है, जन आंदोलन चलाना, ताकि लोगों में जागरूकता है, कोऑपरेटिव्स को ऊपर उठा के लेके आए। तो इस तरह से क्या है कि लोगों के जो ग्रास रूट लेवल पे है, उन तक एक गवर्नमेंट की स्कीम पहुंच सकेगी, गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ पहुंच सकेगा। तो यही काम इसमें किया जा रहा है कि प्रमोट किया जा रहा है कोऑपरेटिव्स को, जिससे कि इनकी इकोनॉमी में डेवलपमेंट किया जा सके और एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जा सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल, जो किसानों को पूरा डायरेक्टली और होलिस्टिकली पूरा 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 फायदा किसानों को पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन कोऑपरेटिव्स पे ही वो जो कि फॉर्मुलेट की गई थी 2022 में, उस पे ही बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, इसके सिग्निफिकेंस यही होंगे कि कोऑपरेटिव बेस्ड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल है उसको प्रमोट किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा कोऑपरेटिव मूवमेंट को, वही सब बोला गया है। अब यहाँ पे एक चीज जानने की जरूरत है कि इंडिया में लगभग 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जिसमें से 29 करोड़ मेंबर्स है। ठीक है, जिसके 29 करोड़ मेंबर है। जो कोऑपरेटिव होती है वो डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज करती है। कौन कौन सी एक्टिविटीज? जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, जो आपका फूड हुआ उसकी प्रोसेसिंग में, अब प्रोसेसिंग में पैसा लगता है, हर चीज में पैसा लगता है, तो डिफरेंट डिफरेंट काम डिफरेंट डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दे रखे हैं, ताकि आपके बड़े सेक्टर उसमें बहुत बड़े इन्वॉल्व ना हो सके, बिचौलिए इन्वॉल्व ना हो सके, और किसानों का हक ना मारा जा सके, उनकी जो लिवलीहुड है, उनकी जो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसमें ग्रोथ देखने को मिल सके। डेयरी सेक्टर में, फिशरीज में, हाउसिंग में, वीविंग में, क्रेडिट में, मार्केटिंग में, और भी कई बहुत सारे सेक्टर्स में इन चीजों को इन्वॉल्व किया। अगला आर्टिकल हमारा नेशनल पोषण माह के बारे में। नेशनल राष्ट्रीय पोषण आपका मतलब पोषण का न्यूरिशमेंट, ठीक है, माह मतलब महीना, ठीक है, तो नेशनल पोषण माह, तो ये आपका सितंबर मंथ होता है। नेशनल पोषण माह पूरा का पूरा ये माह सितंबर मंथ का होता है, इसे हर साल मनाया जाता है। इसको हम राष्ट्रीय पोषण माह भी बोलते हैं, यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन मंथ भी बोलते हैं। पूरे देश में मनाया जाता है। जो अभी सितंबर मंथ चल रहा है, ये नेशनल पोषण माह चल रहा है। इसकी थीम कि किसकी चीज पे होती है? महिला एंड स्वास्थ्य। देखो, महिला का जिक्र आ गया तो उसकी सारी जो जितनी भी दिक्कतें होती है वो स्वास्थ्य पे या न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाएगा, महिला की एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, कई सारी चीजों पे। बच्चा है, बच्चे का क्या है? न्यूट्रिशन और एजुकेशन और खेल, ये तीन चीजें ही तो है बच्चे की लाइफ में। न्यूट्रिशन, एजुकेशन, खेल, के बच्चे का हेल्थ ठीक रहे, एजुकेशन मिले, और खेल कूद से वो आपका हेल्थी रहे। तो इन चीजों पर और शिक्षा पर वो ये मतलब पोषण भी और पढ़ाई भी। ठीक है, जेंडर सेंसिटिव वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान देना है कि आपका जिस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, उस सेक्टर में उन्हें वो किया जाए, क्या नाम है, मतलब एनकरेज किया जाए और उन्हें अवेयर किया जाए। ठीक है, तो उस तरह से जिससे कि वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान दिया जा सके। ठीक, तो ये सब चीजें इसमें बोली गई है। ठीक है, उसका मैनेजमेंट सही से किया। ट्रेडिशनल फूड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन ट्राइबल एरियाज। अब जो ट्राइबल एरियाज है वहां पे तो क्या है कि वहां पे तो ऐसा नहीं है ना कि वो हाई स्टैंडर्ड को वो मिले, मगर वो जो उनका ट्रेडिशनल फूड है वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है, तो उन पर ध्यान देने की जरूरत है। अब इस चीज को, इस मैसेज को फैलाना है, उसका काम कौन कर रहा है फैलाने का? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये काम कर रही है इसको फैलाने का। ठीक है, अब इसके सिग्निफिकेंस के बारे में जान लेते हैं। ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, यानी कि जन आंदोलन की जरूरत है, यहाँ पे प्रमोट करना है। पीपल्स का पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत जरूरी है। और मल न्यूट्रिशन की जो समस्या है उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। किसमें? चिल्ड्रंस में और औरतों में, क्योंकि औरतें का और चिल्ड्रन का भविष्य तभी संवरेगा जब उनकी जो माँ है, औरतें है, उनका भविष्य सही होगा, यानी कि उनकी हेल्थ सही होगी। इससे हम नेशनल न्यूट्रिशन जो है, हेल्थ है, वो सभी को इंश्योर कर सकेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2018 में लॉन्च किया गया, तो इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप प्रोग्राम उसे बोलते हैं जिसमें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस करती है, बहुत ज्यादा ध्यान देती है, और जिसके अंडर कई सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं। ठीक है, मतलब टोटल फोकस उसी पे ही होता है, उसे फ्लैगशिप प्रोग्राम बोलते हैं। इसमें न्यूट्रिशनल आउटकम्स का आपको इम्प्रूव करना है, चिल्ड्रंस के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और लैक्टेटिंग मदर के लिए। देखो, प्रेग्नेंट वुमेन तो आपका क्या, बच्चे को तो दूध नहीं पिला सकती, क्योंकि तो अभी प्रेग्नेंट है, जब बच्चा होगा तभी दूध पिलाएगी। और जब बच्चा हो जाता है उसको दूध पिलाना शुरू कर देती है मदर, तो उसको कहते हैं आपकी लैक्टेटिंग मदर। ठीक है, तो वो उनको, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस आपकी स्कीम की, जो इस आपकी जो नेशनल पोषण माह है। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स क्या है इसका? कि पीपल्स का पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, तो ये इसके मेन आपके कंपोनेंट है। ठीक है, फंडिंग कैसे होगी? तो गवर्नमेंट ने जो अपनी
फंडिंग जो 50% है, और जो आईबीआरडी है, जो वर्ल्ड बैंक की एक ब्रांच है, आईबीआरडी की फुल फॉर्म क्या, इंटरनेशनल आपका बैंक ऑफ फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपकी वर्ल्ड बैंक की ब्रांच है, ठीक है। तो वो 50% देगा। मान लीजिए आपके 2 रुपए लगते हैं इस आपका स्कीम में, तो 1 रुपया तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, मान लीजिए इंडिया, और 1 रुपया आपका आईबीआरडी देगा। तो इस तरह से है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि जो 1 रुपया आप सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, वो कैसे कैसे लगाएगी, वो इस तरह से लगेगा कि 1 रुपए का 60%, यानी कि 60 पैसे तो आपके कहाँ जाएंगे, सेंटर को जाएंगे, और 40 पैसे जाएंगे आपका स्टेट को, यूटीज को। मगर इसमें भी यहाँ डिवीजन है। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें, हिमालयन रीजन की बात करें, तो उसमें 90 पैसे तो जाएंगे आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन, हिमालयन रीजन को, 10 पैसे जाएंगे बाकी दूसरे को, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं यूटीज की, जिसमें लेजिस्लेचर है ही नहीं, उसमें सारा का सारा पैसा आपका वो ही देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। टारगेट्स क्या है, स्टंटिंग को 2% पर एनम रिड्यूस करना है, अंडर न्यूरिशमेंट को 2% रिड्यूस करना है, एनीमिया को 2% कम करना है, और लो बर्थ वेट को 2% कम करना है। तो ये इसके टारगेट है, ये चीजें ध्यान रखने वाली है। और रिडक्शन स्टंटिंग में कितना हुआ है, एनएफएसएचएस के जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, जो चौथा फेज हुआ था, उसमें 38.4% तक आ गया था, ठीक है। मगर इसमें हमें 25% तक इसे लेके आना, कब तक, 2022 तक। अभी 2022 चल रहा है, तो देखो कितना आता है कम, है ना। मगर हमारा तो मिशन 2022 तक इसे 25% लेके आने का है ही, ठीक है। आगे थोड़ा सा जान लेते हैं, जो पोषण ट्रैकर ऐप है, ये एक लॉन्च किया गया है। इसमें क्या, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट पोषण ट्रैकर ऐप लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, अपना डाटा और ये सारी चीज इसमें आपका अपडेट कर सकेगी, इससे पता लग सकेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को, कि भाई हमारा कितनों को न्यूट्रिशन मिल रहा है, कितनों को मिला है, उनकी हेल्थ में कितना सुधार है, पूरा डाटा, यानी कि आपका रियल टाइम डाटा मिनिस्ट्री के पास होगा। तो उसी तरह से टारगेटेड स्कीम लोगों के लिए डेवलप की जा सकेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला आर्टिकल हमारा एविएशन बर्ड फ्लू के बारे में। एविएशन बर्ड फ्लू, यहाँ पे देखिए क्या है, ये है। अभी हुआ क्या है, फ्लोरिडा रिवर है, फ्लोरिडा रिवर के अंदर जो आपकी ये है, ये बोटल नेक डॉल्फिन है। बोटल नेक डॉल्फिन का मतलब ये हुआ कि जो इसकी गर्दन है, नेक है, गर्दन, वो बोतल की तरह की, जैसे बोतल इस तरह की होती है ना आपकी, इस तरह की होती है, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही बोतल इस तरह की होती है। यहाँ से इसकी जो गर्दन होती है वहां से चौड़ी, और ऊपर से जो उसकी मुंह टाइप होता है वो पतला होता है, तो उसी तरह का इसका मुंह होता है, यहाँ से आप देख लोगे। तो ये डेड मिली। तो अब ये डेड क्यों मिली, इसका रीजन बताया जाए, जो बोटल नेक डॉल्फिन है, वो डेड मिली कहाँ, फ्लोरिडा कैनाल में। क्यों मिली, क्योंकि वो वायरस से पीड़ित थी। कौन से वायरस से पीड़ित थी, टेस्ट पॉजिटिव पाई गई। कौन से, जो वायरल वायरल वायरस होता है, स्ट्रेन होता है किसका, बर्ड फ्लू का, यानी कि एविएशन बर्ड फ्लू से ये आपकी ग्रसित पाई गई, ठीक है। अब इसकी डिटेल जान लेते हैं। जो ये वायरस है, ये आपका बहुत फैला हुआ है, कहाँ से, अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन बर्ड्स में बहुत देखने को मिलता है। इसने अफेक्ट किया है बहुत सारी अदर स्पीसीज को भी, ये बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि कहाँ पे देखने को मिला, डॉल्फिन्स में, पोर्पोइजीज में, वेल्स में, ये ग्रुप ऑफ मरीन जो मैमल्स होते हैं उनमें काफी देखने को मिला। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बर्ड फ्लू कह दो या एवियन इन्फ्लुएंजा कह दो, ठीक है। बर्ड फ्लू, एवियन मतलब हवा, हवाई, हवा, हवाई की मतलब जो हवा में उड़ने वाले वो जानवर है, तो वो एविएशन आपके बर्ड्स हो, बर्ड्स जैसे है। तो उसमें जो इन्फ्लुएंजा होता है, फ्लू होता है, वो हिंदी में या इंग्लिश में बोल दो फ्लू, ठीक है। एक तरह की डिसीज है, जो कि इसे हम नाम दे रहे एविएशन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस, इसकी वजह से ये हो रहा है, जो कि आपकी वाइल्ड बर्ड्स में देखने को मिलता है। ये इन्फेक्ट किसे करता है, ये डोमेस्टिक पोल्ट्री जो होती है, हमारी मुर्गियां जो होती है, मुर्गियां जो होती है, उसको करता है, जो डोमेस्टिक, जैसे चिकन, डक्स, टर्कीज, इनको करता है आपका, ठीक है। ये H5N1 इन्फेक्शन रिपोर्ट किया गया पिग्स में, कैट में, टाइगर्स में, थाईलैंड में, ये भी ऐसा देखने को मिला। वहां के जो जू में पिग्स, कैट्स और टाइगर थे, वो H5N1 जो इन्फेक्शन था, ये देखने को मिला। H5N1 के बारे में भी जानेंगे। ये भी आपका एविएशन बर्ड इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। एविएशन बर्ड, जो एविएशन आपका इन्फ्लुएंजा टाइप वायरस है, उसको दो टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है इसके प्रोटीन बेसिस पे। एक तो है आपका हीमोग्लोबिन, दूसरा न्यूरामिनेडेज, मिनीडेज, ठीक है। अब इस दो बेसिस पे इसको, ये 18
टाइप सब टाइप में है, ये आपको 11 में, हालांकि ये जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको दो प्रोटीन के बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है, इसलिए जो इसका एच है और इसका एन है, इसी में ही मतलब इसका सब क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, और उसमें क्लासिफिकेशन है H5N1। ठीक है, एक H5N1 एक क्लासिफिकेशन, जिसको ये हम बोल रहे हैं क्या, एविएशन बर्ड इन्फ्लुएंजा बोल रहे हैं। तो ये कई सारे आपके टाइप्स है इन्फ्लुएंजा के। ठीक है, ये आपने जान लिया। ठीक है, अब बर्ड इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन की जो ह्यूमंस में होता है, होता भी है नहीं भी होता, उसके बारे में जान लेते हैं। एविएशन जो ये एविएशन एवियन या स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा है, इन्फेक्शन है, जो ह्यूमंस में ये आपका देखने को उतना नहीं मिलता है। ठीक है, ये पहला जो रिपोर्ट किया गया था एच वाई इन्फेक्शन 1997 में रिपोर्ट किया गया, जिसमें 70 ह्यूमन केसेस आपके पाए गए थे, ग्रसित किससे, एविएशन इन्फ्लुएंजा टाइप ए से, H5N1 वायरस से। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने 16 कंट्रीज में देखा था। ठीक है, मगर उतना देखने को जनरली नहीं मिलता है। ये डेडली इन्फेक्शन है, इसकी मोर्टेलिटी रेट हाई होती है, लगभग 60% होती है, ये इसमें बोला गया है। इसका कॉमन जो रूट होता है जाने का, वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, कि अगर आदमी डायरेक्ट कांटेक्ट आ रहे हैं बर्ड के कांटेक्ट में, तो उनको होने के चांसेस हो जाएंगे। ह्यूमन जो है अफेक्ट हो सकते हैं, अगर वो कॉन्टामिनेटेड सरफेस या एयर या वाटर के टच में, या इन्फेक्टेड पोल्ट्री मुर्गियों के टच में आते हैं, तो अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई एविडेंस नहीं है जो इसका वायरस जो है कि वो ये बता सके, अगर प्रॉपरली कुक्ड जो है, अगर आपने मीट पकाया है तो उसमें आपका वायरस मिलेगा, तो इस तरह का वो देखने को नहीं मिलता है। इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यही है कि हाई टेम्परेचर होगा, ड्राई और चेस्ट में कफ रहेगा, आपका सोर थ्रोट रहेगा, सूखा हुआ गला, है ना, खराश रहेगी, हेडेक रहेगा, सिर में दर्द, टायर्डनेस रहेगी, आपके जॉइंट्स में पेन रहेगा, आपको दस्त लग सकता है, स्टोमक आपका डिस्टर्ब रहेगा, आपकी नाक बहती रहेगी, छींकें आती रहेगी, भूख नहीं लगेगी, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जलन रहेगी, सांसें छोटी हो जाएगी, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, मलेज रहेगा आपको। ठीक है, मसल्स में पेन रहेगा। तो ये सब आपकी आपकी सिम्टम्स है। ये रिस्क ग्रुप की बात करें कि चिल्ड्रंस और बच्चे जिनकी 40 से कम उम्र है, उनमें ये देखने को मिलेगा। मोर्टेलिटी रेट हाई है किसमें, 10 से 19 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें ये देखने को मिलेगा। अगर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे एविएशन यानी कि बर्ड्स है या आपके जो एनिमल है, उससे ह्यूमन में तो देखने को मिलता है, पर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखने को मिलता है नहीं मिलता, वो देखते हैं। ट्रांसमिशन जो है ह्यूमन टू ह्यूमन, वो है बर्ड से ह्यूमन में बहुत ही कम देखने को मिलता है, रेयर है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो H5N1 का अभी तक स्टेब्लिश ऐसा नहीं किया गया है। तो यहाँ पे पीपल जो क्लोजली कॉन्टेक्ट में आते हैं इस तरह से, उनको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और अपनी हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। हालांकि अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया जो कॉन्टेक्ट में आ गया और उसको हो गया, पर फिर भी प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।